नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त 1945 रात के करीब 2:45 हो चुके थे। जापान से करीब 2400 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन में एक अमेरिकी एयरबेस है जिसका नाम था नॉर्थफील्ड। वहां से एक यूएस एयरफोर्स का बॉम्बर B-29 सुपर फोर्ट्रेस अपनी उड़ान भरता है। इस जहाज में करीब 12 लोगों का क्रू शामिल था और इनके साथ था इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार, लगभग 9 टन वजनी परमाणु बम जिसका नाम था लिटिल बॉय। सुबह के करीब 8 बजे जो एयरक्राफ्ट था जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ भी सब कुछ आम दिन की तरह चल रहा होता है। सुबह का टाइम था तो बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ये इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आज इनके साथ क्या होने वाला है। इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इनके सिर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर मौत मंडरा रही है। एक परमाणु बम जो कुछ ही पलों में पूरे शहर को राख में बदलने वाला है। सुबह के करीब 8:15 कॉकपिट में बैठे मेजर थॉमस फॉरबी, जिन्हें उस पल का सबसे भयावह काम सौंपा गया था, बम गिराने का बटन दबाते हैं। इसके तुरंत बाद बड़ी तेजी से परमाणु बम हिरोशिमा शहर की तरफ गिरने लगता है। जब जमीन से करीब 1900 फीट की ऊंचाई पर जब परमाणु बम पहुंच जाता है तो इसके बाद शुरू हो जाती है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। सिर्फ एक पल में इतनी ऊर्जा निकली कि इंसानियत ने इससे पहले ऐसा नजारा नहीं देखा था। इतना शक्तिशाली धमाका हुआ कि उसका मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में छा गया, जिसे 400 किलोमीटर दूर से साफ देखा जा सकता था। जिस समय धमाका हुआ वहां का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतना कि इस गर्मी ने इंसानों, इमारतों और पूरे शहर को पिघलाकर राख बना दिया। धमाके से 2 किलोमीटर तक का इलाका पूरी तरह समतल हो चुका था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। धमाके के तुरंत बाद लगभग 80,000 लोग वहीं पर मारे गए। ये तो वो लोग थे जिन्हें सबसे आसान मौत मिली। मौत का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था। धमाके से जो रेडिएशन हवा में फैला उसके कारण साल खत्म होते होते करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते। कुछ कैंसर से मर गए तो किसी का पूरा शरीर धीरे धीरे जलकर खाक हुआ। जो लोग बाहर बैठे थे उनकी शैडो वही रह गई, क्योंकि उनका अस्तित्व कुछ ही पलों में राख बन चुका था। धमाके के 30 मिनट बाद जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था बादलों के साथ मिक्स हो जाता है। 20 किलोमीटर दूर तक एसिड और पॉइजन से भरी बारिश होने लगती है। पूरे शहर में भीषण आग लग जाती है जो पूरा ऑक्सीजन जला देती है, जिससे जो लोग शेल्टर में शरण ले रहे थे वहीं पर दम घुटकर अपनी जान गंवा देते हैं। जो लोग इस धमाके से बच गए उन्होंने कहा कि अचानक सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया, मानो सूरज जमीन पर उतर आया हो। दूसरे ने लिखा, हमारे शरीर की त्वचा पिघल कर कपड़ों के साथ चिपक गई। लोग चीख रहे थे, पानी की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, शहर की पहचान भी उस दिन खाक हो गई। हजारों साल पुराना इतिहास, घर, मंदिर, बाजार सब राख और मलबे में बदल गया। जिस जहाज से ये बम गिराया था उसके जो को पायलट थे उन्होंने जब ये धमाका देखा तो अपनी लॉगबुक में लिखा, माय गॉड व्हाट हैव वी डन। हे भगवान, हमने क्या कर दिया। सोचिए, जिस हथियार ने इंसानियत का चेहरा बदल दिया उसके इस्तेमाल पर वही लोग कांप गए थे जिन्होंने इसे अंजाम दिया। लेकिन असली सवाल यही है, क्यों कोई देश इतना कठोर फैसला लेगा कि पूरे शहर पर परमाणु हथियार गिरा दे। ये कोई साधारण युद्ध का हिस्सा नहीं था, किसी देश पर परमाणु हमला करना। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका इतना डेस्परेट हो गया कि उसने सीधा परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 19th सेंचुरी में जापान आज जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय जापानीज पॉलिटिक्स नेशनलिज्म और विस्तारवादी विचारधारा से भरी हुई थी। जापान पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में एक ऐसा एम्पायर बनाना चाहता था जहां जापान का राज हो, जिसे ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्पीयर कहा जाता था। इसी दौरान जापान ने कई सारे एशियाई देशों का इन्वेजन किया। उस दौरान जापान की सेना दूसरों के मुकाबले काफी बड़ी और आधुनिक थी। छोटे मोटे देशों पर कब्जा करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 1935 तक जापान ताइवान, कोरिया, साउथ सखालिन, कुरिल आइलैंड, मंचूरिया पर ऑलरेडी कब्जा कर चुका था। जैसे जैसे जापानीज एम्पायर बढ़ता गया, कोयला और आयरन की नीड भी बढ़ती गई। इसी को पूरा करने के लिए जापान ने चीन पर कब्जा करने का प्लान बनाया, क्योंकि चीन में इन सब रिसोर्सेज का भंडार था। साल 1937 में जापान चीन पर हमला कर देता है। जापान की आर्मी चीन पर भारी पड़ती है। जुलाई में बीजिंग और नवंबर आते आते शंघाई जैसे बड़े शहरों पर जापान कब्जा कर लेता है। इसी दौरान नानचिंग नरसंहार हुआ था। जापानी सैनिकों ने नानचिंग शहर में चाइनीज नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्या की। जो वहां की औरतें थी उनका गैंगरेप किया गया। अनुमान है कि जापानियों ने 2 लाख से 3 लाख चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी समय अमेरिका और सोवियत संघ चीन की मदद करने के लिए आगे आते, चीन को हथियार और थोड़ी आर्थिक मदद करते। फिर साल आता है 1939। जर्मनी पोलैंड को इन्वेड कर देता है, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध की। इस समय तक जापान चीन में लड़ रहा था, तो इसलिए अभी तक तो जापान वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था। लेकिन साल 1940 में जापान जर्मनी और इटली के साथ शामिल हो जाता है, जिन्हें उस वक्त एक्सिस पावर्स कहा जाता था। सितंबर 1940 को ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया जाता है, जिसके तहत अब जापान, जर्मनी और इटली मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ लड़ेंगे। इस समझौते का मकसद था दुनिया को
तीन हिस्सों में डिवाइड करना। जर्मनी यूरोप में राज करेगा, जापान एशिया पैसिफिक में और इटली मेडिटेरियन। उस वक्त 1937 तक ना यूएसए और ना वेस्टर्न वर्ल्ड जापान के इतना कुछ खिलाफ नहीं थे, लेकिन चाइनीज इन्वेजन के बाद अमेरिकन सेंटिमेंट्स जापान के खिलाफ हो जाते। उस वक्त अमेरिका ने अपने कुछ छोटे मोटे एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए थे जापान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। जापान 1940 में फ्रेंच इंडो चाइना का इन्वेजन करके 1941 में उस पर कब्जा कर लेता है। अब यहाँ पर अमेरिका गुस्सा हो जाता है और जापान के जो एसेट अमेरिका में थे उन्हें सीज करने लगता है, और जो ऑयल अमेरिका जापान को बेच रहा था उस पर बैन लगा देता है। ये जापान के लिए बहुत बड़ी बात थी। जापान एक छोटा आइलैंड है, तो इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, मिनरल्स इतने अवेलेबल नहीं है। उस वक्त जापान अपना 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। अगर ऑयल का कहीं से इंतजाम नहीं किया तो आने वाले 2 सालों में जापान की नेवी और एयरफोर्स कोलैप्स कर जाएंगे। तो ऐसे में जापान के पास 2 रास्ते थे, चाइना और बाकी के देश जिन पर जापान ने कब्जा कर रखा है वहां से पीछे हट जाए, और दूसरा रास्ता ऑब्वियसली जंग। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी ऑयल फील्ड्स थी, उन पर कब्जा करके वहां से ऑयल निकाला जाए। जापान ने दूसरा रास्ता चुना, पर इसमें एक दिक्कत थी। जापान को डर था कि अगर कहीं साउथ ईस्ट एशिया में हमला कर दे तो कोई यूएसए की पैसिफिक फ्लीट जो कि पर्ल हार्बर में थी कहीं वो हमला न कर दे। इसलिए जापान पहले पर्ल हार्बर पर हमला करने की सोचता है। दिसंबर 7, 1941 को जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कई सारे बैटल शिप्स, सबमरीन्स और करीब 400 लड़ाकू जहाज पर्ल हार्बर को नेस्तनाबूद कर देते हैं। करीब 2500 अमेरिकी सेलर्स इसमें मारे जाते हैं। 21 जहाज और करीब 200 लड़ाकू जहाज तबाह हो जाते हैं। यहाँ पर जापान को ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। ये जापान के लिए जीत तो थी, पर जापान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तक यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर था, लेकिन इसके बाद अमेरिका तुरंत जापान के साथ वॉर डिक्लेयर कर देता है और दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। पर्ल हार्बर इंसिडेंट के बाद जापान अपना एक्सपांशन जारी रखता है। अगले 6 महीनों में फिलीपींस, हांगकांग, मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वेक आइलैंड और न्यू गिनिया का कुछ पार्ट अपने कब्जे में कर लेता है। इन दिनों जापान जैसे अनस्टॉपेबल हो गया था। 1942 में हर तरफ से यूएस और एलाइड फोर्सेस जो थे वो पीछे हट रहे थे। अमेरिकन ट्रूप्स जो फिलीपींस में लड़ रहे थे जापान के सामने सरेंडर कर देते। लेकिन 1942 के बाद चीजें बदलने लगती है। अमेरिका अभी तक पूरे जोर से नहीं लड़ रहा था, अब अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अमेरिका टोक्यो की बॉम्बिंग करना चालू कर देता है। इसके बाद कई सारी लड़ाइयां होती है अमेरिका और जापान की नेवी के बीच। जापान का इसमें अच्छा खासा डैमेज हो जाता है, कई सारी शिप्स तबाह हो जाती है। 1945 तक फिलीपींस जापान के कब्जे से आजाद हो जाता है। जो जापान अभी तक इनविंसिबल लग रहा था अब कमजोर हो चुका था। पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड था आयोजिमा नाम से, जिस पर जापान का कब्जा था। फरवरी 1945 को यूएस मरीन्स और नेवी इस आइलैंड पर हमला कर देते। करीब 40 दिनों तक एक भयानक जंग होती है जिसे बैटल ऑफ आयोजिमा कहा जाता है। दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे जाते हैं। आखिर में अमेरिका ये जंग जीत जाता है। ये जो फेमस फ्लैग रेजिंग फोटो है इसी जीत के बाद ली गई थी। यहाँ से जापान को पीछे हटना पड़ता है। इसके तुरंत बाद अमेरिका ओकिनावा आइलैंड पर हमला कर देता है। पहले से भी भयानक जंग होती है। ये अभी तक की पैसिफिक में हुई सबसे खूनी लड़ाई थी। दोनों तरफ से करीब 2 लाख ट्रूप्स और सिविलियंस मारे गए। इसी समय अमेरिकन बॉम्बर्स जापान के शहरों की फायर बॉम्बिंग कर देते। ये बॉम्बिंग्स इतने बड़े स्केल पर होती है कि करीब 1 लाख लोग एक ही रात में मारे जाते हैं इन बॉम्बिंग्स की वजह से। अब तक हुई जंग से अमेरिका एक बात तो समझ चुका था, जापान से लड़ाई अगर लंबी खींची तो बहुत सारे यूएस सोल्जर्स मारे जाएंगे। इसलिए अमेरिका इस जंग को जल्दी खत्म करना चाहता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जापान की मिलिट्री उस वक्त काफी बड़ी और आधुनिक हथियारों से लैस थी। लेकिन यूएसए के लिए एक अच्छी बात थी, इस वक्त तक जर्मनी सरेंडर कर चुका था। यूरोप पर एलाइड फोर्सेस ने अपना कंट्रोल पा लिया था। अब जो आखिरी एक्सिस पावर बची थी वो थी जापान। जुलाई 1945 में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन पोस्टडैम डिक्लेरेशन इशू करते हैं। यूएसएसआर भी इसका सपोर्ट करता है। जापान को कहा जाता है कि सरेंडर करो, नहीं तो जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन जापान इसे इग्नोर कर देता है। इसी साल 1945 में यूएसए न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करता है, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। अमेरिका को नया हथियार मिल जाता है और फिर वही होता है जो अमेरिका ने सोचा था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिरा देता है। उसके 2 दिन बाद यानी 8 अगस्त को यूएसएसआर जापान पर हमला कर देता है। वैसे तो जापान और यूएसएसआर के बीच शांति बनी हुई थी। 1941 से पहले जापान और यूएसएसआर के बीच कई लड़ाइयां हुई जमीन के विवाद को लेकर, लेकिन 1941 में सोवियत जापानीज न्यूट्रलिटी पैक्ट साइन होता है। इसके तहत दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। इसके बाद 1945 तक दोनों के बीच शांति बनी रहती है, लेकिन 1945 में चीजें बदल जाती है। अपनी टेरिटोरियल एम्बिशंस और जापान से पुराना बदला लेने के मंसूबे से यूएसएसआर जापान के खिलाफ हो जाता है। 8 अगस्त को जापान पर पूरी ताकत से हमला कर देता है। उसके अगले ही दिन 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर भी परमाणु बम गिरा दिया जाता है।
जापान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है, कई सारे लोग मारे जाते हैं, शहर तबाह हो जाते हैं। एक तरफ से परमाणु बम और दूसरी तरफ से यूएसएसआर का हमला। जापान को लगा कि अगर अब पीछे नहीं हटे तो कोई पूरा तबाह ना हो जाए, इसलिए फाइनली 15 अगस्त 1945 को जापान पोस्टडैम डिक्लेरेशन साइन कर लेता है और सरेंडर कर देता है। पूरी एलाइड फोर्सेस जापान के सरेंडर की खुशी मना रही थी। इसके बाद कई सारे सवाल अब अमेरिका पर उठने लगे। सवाल पूछे गए अमेरिका से, क्या इसकी जरूरत थी? आखिर क्यों अमेरिका ने परमाणु बम गिराया? इसके पीछे कई सारी थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि यूएसए ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बम गिराया, कि देखो हमारे पास कितने विध्वंसक हथियार है। तो किसी ने कहा कि ये सब यूएसएसआर को डराने के लिए किया गया या पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए किया गया। अगर देखा जाए तो इसके दो मेन रीजन है। पहला जो अमेरिका क्लेम करता है, उस वक्त जब अमेरिका जापान के साथ लड़ रहा था तो उनके कई सारे सोल्जर्स मारे जा रहे थे। तो यूएसए को लगा कि अगर जापान के साथ वॉर अगर लंबी खींची तो बहुत सारी कैजुअलिटीज उठानी पड़ेगी। कई सारे अमेरिकन और एलाइड फोर्सेस के सोल्जर्स मारे जाते, लाखों जापानीज लोग भी इसमें मारे जाते। तो इसलिए परमाणु बम का इस्तेमाल करके जल्दी जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके भी कई सारे काउंटर आर्गुमेंट्स है। रूमर्स थी कि जापान ऑलरेडी पीछे हटने की बात कर रहा था, तो ऐसे में क्या जरूरत थी परमाणु बम की। अब आते हैं उस दूसरे और शायद सबसे पॉपुलर रीजन पर, जो सोवियत संघ से जुड़ा है। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर आधिकारिक तौर पर एलाइज के साथ था। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर एक्सिस पावर से लड़ रहा था। लेकिन यूरोप के नेताओं के मन में एक गहरी चिंता थी, स्टालिन। यूएसएसआर का एक शक्तिशाली डिक्टेटर कहीं युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा न कर ले। वैसे देखा जाए तो उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोई खुली दुश्मनी नहीं थी। अमेरिका यूएसएसआर की कम्युनिस्ट सरकार से जरूर नफरत करता था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ साथ मिलकर लड़े थे, मगर असलियत ये थी कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। दोनों जानते थे जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी उनके बीच टकराव शुरू होगा। अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे को छुपे हुए राइवल यानी आने वाले दुश्मन की तरह देख रहे थे। जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया तब सोवियत नेता स्टालिन ने साफ ऐलान किया, मैं अगले 3 महीने में जापान को घुटने पर ला दूंगा। यह बात अमेरिका को खटक गई। उन्हें डर था कि अगर स्टालिन ने जापान पर हमला कर दिया तो एशिया में सोवियत संघ का दबदबा बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। यूएसएसआर की पहुंच पूरे एशिया तक फैल सकती थी। अमेरिका ये नहीं चाहता था, तो उन्होंने एक नई चाल चली। सोचा अगर हम परमाणु बम गिरा देंगे तो जापान तुरंत आत्मसमर्पण कर देगा और फिर स्टालिन को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो जापान में घुसपैठ कर सके, यूएसएसआर को बता सके कि देखो अमेरिका के पास कितने विध्वंसक हथियार है। ये तो बस अमेरिका का एक महज शक्ति प्रदर्शन था, तो इसीलिए परमाणु बम डाल दिया। लेकिन वजह चाहे कोई भी रही हो, जब परमाणु बम फटता है तो सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता, वो इंसानियत पर ऐसे गहरे जख्म छोड़ता है जो पीढ़ियों तक नहीं बढ़ते। इंसानों के लिए सबसे बड़ी जीत यही होगी कि ऐसे हथियार कभी दोबारा किसी जंग में इस्तेमाल ही न हो। मगर यही एक नया अध्याय शुरू हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि न्यूक्लियर हथियार कितनी तबाही मचा सकते हैं और फिर हर देश इस हथियार को पाने की होड़ में लग गया। यानी यही से शुरू हुई न्यूक्लियर रेस। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो ऐसे ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।